नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हमारा चैनल आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए हमारा चैनल और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से संकुली यौगिकों में बीबीटी सिद्धांत यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत के जो कमियां देखी गई हैं, सीमाएं हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट था, थ्योरेटिकल भाग था, तो हमने लिख लिया है ताकि आपको नोट्स बनाने में भी दिक्कत ना आए और दूसरा कि हमारा टाइम कम खर्च हो। तो देखिए क्या है कि पिछले हमने जो वीडियो में उपसहसंयोजी यौगिक बताए थे उनमें हमें कई कमियां देखने को मिली। वो कमियां हमारी क्या हैं, उनकी क्या हैं? सबसे पहली कमी है कि जो भी संकरण पढ़ते थे उस संकरण में हमें अनुमान लगाने पड़ते थे, पूर्व अनुमान लगाने पड़ते थे। अब पूर्व अनुमान क्या है कि केंद्रीय धातु आयन के बाह्य कोश के कितने कक्षक हैं, कितने इलेक्ट्रॉन संयोजकता में भाग ले रहे हैं, कौन कौन से कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, लिगैंड किस प्रकार क्रिया करेंगे, आबंधन कैसे करेंगे, आबंधन के लिए कितने कक्षक होंगे, वो भी कक्षक बाह्य कक्षक खाली होंगे, आंतरिक कक्षक खाली होंगे, युग्मन की क्रिया होगी या नहीं होगी, आकृति क्या होगी, ऐसे बहुत सारे हमें उसमें अनुमान लगाने पड़ते थे। अगला जो है वो है लिगैंड की प्रकृति का कोई अनुमान नहीं था। हालांकि जब तक हम अनुमान नहीं लगाएंगे, यानी हम पहले से सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हमें पता नहीं रहेगा कि कौन सा लिगैंड केंद्रीय धातु आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मन की क्रिया करता है और कौन सा इलेक्ट्रॉन युग्मन, कौन सा लिगैंड इलेक्ट्रॉनों के मध्य युग्मन की क्रिया नहीं करता है। तो उसके लिए जो प्रबल और दुर्बल दो प्रकृति के लिगैंड बताए थे, प्रबल और दुर्बल जो दो प्रकृति के लिगैंड बताए थे, उन लिगैंडों की यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है। बस यूँ ही केंद्रीय धातु आयन के जो डी कक्षक होते हैं उसमें युग्मन की क्रिया दिखा दी जाती थी, युग्मन की क्रिया नहीं दिखाई जाती थी। तो बात यहाँ पर आती है कि लिगैंडों की जो प्रकृति होती है, प्रबल और दुर्बल प्रकृति, उसकी कोई चर्चा नहीं थी। इसमें उपसहसंयोजी यौगिक के रंग का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। रंग का कोई स्पष्टीकरण का मतलब है वहाँ ये तो बताया जाता था कि ये रंगीन प्रवृत्ति के होंगे और रंगहीन प्रवृत्ति के होंगे, लेकिन यह नहीं बताया गया कि ये नीले रंग का होगा, पीले रंग का होगा, बैंगनी रंग का होगा, जामुनी रंग का होगा। अर्थात इसके रंग का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया था। यौगिक के ऊष्मागतिकी का कोई स्थायित्व नहीं था, यानी ऊष्मागतिकी की जो मान है उसकी मात्रात्मक विधि है कि कितनी ऊष्मा पर वो स्थायी होगा, कितनी ऊष्मा पर स्थायी नहीं होगा, कब विघटित होगा, कब स्थायित्व को ग्रहण करेगा, ऐसा भी ऊष्मागतिकी स्थायित्व के बारे में कोई नहीं बताया गया था संकुल यौगिक के लिए। चार उपसहसंयोजी यौगिक की संरचना का कोई अनुमान नहीं था। चार उपसहसंयोजी यौगिक जब होते हैं तो उसमें दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है चतुष्फलकीय और दूसरी होती है वर्ग समतलीय। तो संकुल यौगिक का जब हम आगे डिस्कशन देखेंगे, आगे संकरण देखेंगे, तब तो हम उसमें बता सकते हैं कि इसमें संकरण के अंदर ये प्रकृति बनेगी, लेकिन आप संकुल को देख करके ये नहीं बता सकते कि इसकी प्रकृति क्या होगी। अर्थात वो चतुष्फल की प्रकृति का होगा या अष्टफल की प्रकृति का होगा। अगला हमारे पास है यौगिक के चुंबकीय गुण की कोई मात्रात्मक व्याख्या नहीं थी। यौगिक के चुंबकीय गुण की कोई मात्रात्मक व्याख्या नहीं थी। वहाँ सिर्फ ये बता दिया गया था कि यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो कैसा होगा, चुंबकीय प्रकृति का होगा, चुंबक के प्रति आकर्षित होगा। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, जोड़ा बना करके रखेंगे, तो वो चुंबक के प्रति प्रतिकर्षित कर दिया जाएगा। तो ये कोई मात्रात्मक जो व्याख्या है वो नहीं की गई थी। धातु आयन के महत्व की तुलना में लिगैंड के महत्व की व्याख्या नहीं की गई। जो भी चर्चा थी इस
सिद्धांत में वो सिर्फ केंद्रीय धातु आयन को लेकर की थी कि किस प्रकार केंद्रीय धातु आयन एकांकी इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, आवेशित होंगे, धनायन बनाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, कितने लिगेंड के साथ आबंधन करेंगे। जो भी फोकस किया गया था ना, वो सारा का सारा फोकस जो है वो केंद्रीय धातु आयन के ऊपर था। और जो फोकस होना चाहिए वो लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन दोनों पर होना चाहिए। तो लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन दोनों पर फोकस न करके उन्होंने केवल एक ही बात पर फोकस किया था, वो फोकस था हमारा केंद्रीय धातु आयन के ऊपर। तो इस संकुल यौगिक में जो है, यानी ये उपसंयोजी यौगिक जो सिद्धांत है, बीबीटी सिद्धांत, उस सिद्धांत में ये कुछ कमियां देखी गईं जिन कमियों को दूर किया गया था। अब वो कमियां कौन सी हैं? ये कमियां, हमारी सारी कमियां, इन कमियों को जो है अगले सिद्धांत में दूर किया है। और अगला सिद्धांत हमारा कौन सा है? अगला सिद्धांत है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अगला सिद्धांत हमारा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र का मतलब है सी फील्ड, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अभी तक जो हमने सिद्धांत पढ़ा था वो पढ़ा था बीबीटी, बीबीटी, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सीएफटी, है ना। तो सीएफटी जो है वो बेथे नामक वैज्ञानिक ने सन 1929 में दिया। में दिया। तो यहाँ जो बात है, इस सिद्धांत में जो बात कही गई है वो लिगेंड पर भी फोकस किया गया है और केंद्रीय धातु आयन पर भी फोकस किया गया है। और केंद्रीय धातु आयन ही नहीं, केंद्रीय धातु आयन के जो अंतिम कक्षक होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है, जिसमें संकरण होता है, जिसमें आबंध बनते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं, वहाँ तक फोकस किया गया है। और वहाँ नहीं, उनकी विपाटन की घटना को बताया गया है कि वो किस तरीके से दो भागों में बटेंगे, कौन युग्मन की क्रिया करेंगे, कौन युग्मन की क्रिया नहीं करेंगे, कौन से प्रबल लिगेंड होंगे, कौन से दुर्बल लिगेंड होंगे। और ये सारी चर्चाएं जो है, यानी जो बीबीटी सिद्धांत के अंदर जो कमियां देखी गई, वो सारी कमियां जो है वो इस सिद्धांत के अंदर दूर की गई। तो इस सिद्धांत के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, वो हम आपको लिख देते हैं, आप उनके नोट्स बनाएंगे, फिर आप हमसे समझाएंगे, फिर आप उनकी वीडियो क्लिप लेकर के, स्क्रीनशॉट लेकर के उनको आप नोट कर लेंगे। कॉपी किताब में भी आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, ताकि आपके पास ये चीज़ बनी रहे। तो हम देखते हैं इनके क्या क्या है नियम। तो देखिए ये बिंदु हमने लिख लिए हैं, जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बिंदु हैं। हम आपको एक एक बिंदु की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इसमें। तो ये क्या है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है वो सन 1929 में बेथे नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। इसके प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 बिंदु क्या है? केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड को आवेशित बिंदु माना गया है, क्योंकि केंद्रीय धातु आयन जो होता है उसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो वो कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के कारण वो भी आवेशित होगा। दूसरा, उसके जो सापेक्ष लिगेंड जुड़ेंगे, उन लिगेंडों पर भी क्या होता है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की वजह से वो भी कैसे होंगे? आवेशित होंगे। तो पहला क्या दिया है? केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड को आवेशित बिंदु माना गया। दोनों क्या किए? हमने आवेशित बिंदु मान लिए। ठीक है, दोनों क्या करेंगे? हम आवेशित बिंदु मान लेंगे। अगला क्या है? केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य बने बंध पूर्ण वैद्युत संयोजी या आयनिक होंगे, क्योंकि जब वो आवेशित मान लिए जाएंगे या आवेशित होंगे तो सॉरी, धनायन और ऋणायन के बीच क्या होगा? एक आकर्षण लगेगा, और धनायन और ऋणायन दो आवेशों के बीच जो बंध बनता है वो आयनिक प्रकृति का होता है या आपका वैद्युत
प्रकृति का होगा। तो जो बीच में लिगेंड के और केंद्रीय धातु आयन के बीच जो बंध बनेंगे वो आयनिक या वैद्युत संयोजी प्रकृति की होंगे, वैद्युत प्रवृत्ति के होंगे। अगला बिंदु जो है वो क्या है, केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य आकर्षण धातु पर आवेश तथा लिगेंड के ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन के मध्य होता है। अब आगे क्या आ गया कि लिगेंड जो है वो केंद्रीय धातु आयन के प्रति आकर्षित होगा। किसके कारण होगा? क्योंकि जब केंद्रीय धातु आयन होगा वो धनावेशित प्रकृति का होगा, जो लिगेंड होगा उसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने से इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा तो वो ऋणावेशित प्रकृति का होगा और जो केंद्रीय धातु आयन है वो धनावेशित प्रकृति का होगा। क्योंकि यहाँ जो संकुल में जो बात बताई गई है कि लिगेंड जो है वो क्या करता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है। और जो केंद्रीय धातु आयन होता है वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, इसका मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है और वो धनावेशित प्रकृति का होगा। अगली बात, केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण भी होता है। अब देखिए क्या है, केंद्रीय धातु आयन जो है वो तो धनावेशित प्रकृति का है और जो लिगेंड है वो ऋणावेशित प्रकृति का है। लेकिन जब लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन पास पास आएंगे तो केंद्रीय धातु आयन के बाह्य कोश में और आंतरिक कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच जो है वो रिपल्सन होता है। लेकिन रिपल्सन इतना प्रभावी नहीं होता है जितना आकर्षण प्रभावी होता है। रिपल्सन इतना प्रभावी नहीं होता है जितना आकर्षण प्रभावी होता है, इसलिए ये क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आगे, केंद्रीय धातु आयन के समभ्रंश डी कक्षक। अब क्या होता है, जो केंद्रीय धातु आयन है उनके बाह्य कोश में डी कक्षक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और वो खाली भी होते हैं, अलग अलग प्रकृति के हो सकते हैं। तो जब केंद्रीय धातु आयन के साथ में लिगेंड जब आकर्षण करेगा तो जो डी कक्षक हैं वो समान ऊर्जा के होते हैं। 5 जो डी कक्षक होते हैं केंद्रीय धातु आयन के बाह्य कोश में, वो 5 डी कक्षक हैं समान ऊर्जा के, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, समभ्रंश डी कक्षक कहते हैं। अब समभ्रंश जो डी कक्षक हैं उनकी जो समान ऊर्जा है वो लिगेंड के प्रभाव क्षेत्र से क्या होगा, क्योंकि जब लिगेंड जो है वो ऋणावेशित जब उसके साथ सापेक्ष आएगा तो उनमें क्या हो जाती है, समभ्रंशता खत्म हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और धातु आयन यानी लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है और धातु आयन के बीच में क्या होता है, आकर्षण। जब आकर्षण होता है तो जो डी कक्षक है उनकी वो समभ्रंशता खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि जो समान ऊर्जा के कक्षक हैं वो अलग अलग ऊर्जाओं में विभक्त हो जाते हैं। अब वो किस ऊर्जा में विभक्त हो जाते हैं उनके लिए ये बताया गया है। यानी फिर क्या होता है, नष्ट हो जाती है और डी कक्षकों में विपाटन हो जाता है। विपाटन मीन्स बट जाते हैं। समभ्रंश डी कक्षक में विपाटन 2 समुच्चय यानी 2 भागों में विपाटन हो जाते हैं। तो 2 भागों में जो विपाटन होता है वो क्या होता है, उसके लिए थोड़ी बात देखो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो डी कक्षक हैं वो इस प्रकार के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या होते हैं, अक्ष होते हैं, एक्स वाई और जेड। जो डी कक्षक होते हैं ये वाले डी कक्षक जो हैं 3 डी कक्षक, 3 डी कक्षक अक्ष पर नहीं होते हैं, ये अक्ष के मध्य में होते हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो जो लिगेंड आएगा वो अक्ष के पैरेलल आएगा, अक्ष के साथ साथ आएगा, अक्ष के मार्ग से आएगा, अक्ष की दिशा से आएगा। तो ये क्या होंगे, ये अक्ष से दूर है, इसलिए इनमें प्रतिकर्षण जो है वो कम हो पाता है। और ये जो कक्षक हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारे जो होते हैं वो अक्ष पर उपस्थित होते हैं, अर्थात हमने इनको कैसे ले लिया, ऐसे करके। तो हमारे पास क्या एक्स वाई और जेड, ये कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स पर इस तरीके से है और वाई पर इस तरीके से, तो ये अक्ष पर उपस्थित है। तो जब लिगेंड यहाँ से इस मार्ग से जब लिगेंड आएगा, इस दिशा से जब लिगेंड आएगा, तो ये जो कक्षक हैं वो लिगेंड के मार्ग में पड़ेंगे, और मार्ग में पड़ेंगे तो इनमें प्रतिकर्षण जो होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा। जब ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा, ज़्यादा ऊर्जा के होंगे, तो ये जो हैं वो 2 भागों में बट जाते हैं। अर्थात आगे क्या बता रहा है कि समभ्रंश डी कक्षक में विपाटन 2 समुच्चय T2G। अब T2G कौन सी है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स।
तथा Eg कौन सी है, dx² माइनस y² तथा dz²। ये दो समुच्चय में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। जो डी कक्षक लिगेंड की दिशा में होते हैं, अर्थात लिगेंड की दिशा में होते हैं, लिगेंड की दिशा में नहीं होते हैं, लिगेंड की दिशा में नहीं होते हैं, में नहीं होते हैं, वो निम्न प्रतिकर्षण करते हैं के कारण कम ऊर्जा, कौन से होंगे, कम ऊर्जा के T2G जो मैंने यहाँ आपको बताई है, तथा लिगेंड की दिशा में होते हैं। जो कक्षक हैं, जो डी कक्षक लिगेंड की दिशा में होंगे, वो उच्च प्रतिकर्षण के कारण उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं, अर्थात ये उच्च ऊर्जा में बढ़ जाएंगे। अगला क्या है, तो दो सेटों में हो गए, एक की निम्न ऊर्जा और एक की उच्च ऊर्जा। T2G कक्षक के इलेक्ट्रॉन Eg कक्षक में, अब आगे जो चर्चा की थी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो युग्मन का क्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सारी बातें यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएंगी आगे के बिंदुओं में। यहाँ क्या करा है, T2G कक्षक के इलेक्ट्रॉन Eg कक्षक में संकरण करते हैं, यानी T2G कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है वो Eg कक्षक में संक्रमण करेंगे, क्योंकि T2G कैसे हैं, कम ऊर्जा के, और Eg कैसे हैं, ज़्यादा ऊर्जा के हैं। तो कम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा के कक्षक में जाते हैं। कम ऊर्जा के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा के कक्षक में जाएंगे, संक्रमण करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, DD संक्रमण कहते हैं। संकरण नहीं, संक्रमण, सॉरी, संक्रमण। क्या कहेंगे, ये DD संक्रमण करेंगे। अब DD संक्रमण के ही कारण क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाएंगे तो किसी विकिरण को अवशोषित करके दूसरी विकिरण को उत्सर्जित करेंगे, और जब विकिरण उत्सर्जित करेंगे तो वो अलग अलग तरंग दैर्ध्य की होंगी। तो अलग अलग तरंग दैर्ध्य की होंगी, तो जिस तरंग दैर्ध्य को सोख लेंगे उसका तो वो रंग प्रदर्शित नहीं करेंगे, लेकिन जिसका प्रकीर्णन करेंगे उस तरंग दैर्ध्य के वो रंगीन प्रकृति के दिखाई देंगे, उस रंग के दिखाई देंगे, जिसकी चर्चा अभी आगे करेंगे, जिसके कारण रंग प्रदान करते हैं। तो ये जो हैं वो CFT सिद्धांत के क्या हैं, बिंदु हैं, प्रमुख बिंदु। और इन प्रमुख बिंदुओं के आधार पर हमारे पास जो संकुल होते हैं वो संकुल हैं दो प्रकार के। कौन कौन से संकुल हैं, अब इसको हम हटा के बता देते हैं। और डी कक्षकों में फिर क्या बताएंगे, विपाटन बताएंगे। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, संकुल होते हैं दो प्रकार के। नंबर एक कौन से होते हैं, अष्टफलकीय संकुल, अष्टफलकीय संकुल। और दूसरे कौन से होते हैं, चतुष्फलकीय संकुल, चतुष्फलकीय संकुल। तो अब हम आगे के बातें जो हैं, आगे की चर्चाएं जो है CFT की, वो इनमें करेंगे जा कर के। तो हमारा क्या है कि जो वीडियो है ना वो थोड़ी लंबी न हो, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर चर्चा करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको हम छोटी वीडियो बनाने के लिए पहले नॉमिनेट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो पहले चित्र बना लेते हैं, फिर हम आगे इसके चर्चा करेंगे। तो ये हमारे अष्टफलकीय संकुल हैं, इसमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन दिखाया जाएगा। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये चित्र थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। इस चित्र में क्या है, ये जो है वो केंद्रीय धातु आयन का कण है, जिसे हमने आवेशित गोला माना था, और ये हमारा क्या है, लिगेंड है। इसे भी हमने क्या मान लिया, एक आवेशित गोला मान लिया। और यहाँ आवेशित जो गोलों की संख्या है वो कितनी है, 6, क्योंकि हम संकुल किस प्रकृति का ले रहे हैं, अष्टफलकीय प्रकृति का संकुल ले रहे हैं। तो अष्टफलकीय प्रकृति के संकुल में हम क्या करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे। तो अभी क्या है, अभी इसका मतलब है मुक्त अवस्था में समभ्रंश डी कक्षक, जो हमारा केंद्रीय धातु आयन होता है, उस केंद्रीय धातु आयन के
समभ्रंश डी कक्षक यानी समान ऊर्जा के 5 संकृत कक्षक जो है वो इस अवस्था में होते हैं। इसमें किसी की कोई भी ऊर्जा जो है वो कम और ज़्यादा नहीं होती है। अभी क्या है कि लिगेंड जो है वो इनसे अभी दूर है, तो इनकी समभ्रंशता जो है वो इसी प्रकार की बनी रहेगी। अर्थात क्या करा है, गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में जो डी कक्षक की औसत ऊर्जा जो है वो लगभग वही बनी रहती है, थोड़ा बहुत अंतराल ऊर्जा में बढ़ जाता है। आगे क्या होगा, जब 6 लिगेंडों का क्या होगा, इसमें आकर्षण होगा। जो 6 लिगेंड हैं वो 6 लिगेंड जब आकर्षित करेंगे, आकर्षित का मतलब है कि ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को दान करेंगे तो इसकी ओर जो है बढ़ेंगे। अर्थात ये लिगेंड जो हैं वो इसके पास आएंगे। जब पास आएंगे तो किसी मार्ग से आएंगे, और ये जो पास आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अक्ष के सहारे आ रहे हैं, अक्ष की दिशा से आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो आपको बताए थे, ये जो 3 कक्षक हैं ये अक्ष से दूर होते हैं, और ये 2 कक्षक जो हैं वो अक्ष के मार्ग में होते हैं। तो जब ये अक्ष के मार्ग में आएंगे तो इनके लिगेंड के जो आकर्षण है, लिगेंड का जो आकर्षण है वो जब इसमें जाएगा तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण 2 प्रकार का होगा, एक तो निम्न प्रतिकर्षण हो गया, दूसरा उच्च प्रतिकर्षण हो गया। तो जो मार्ग में यानी जो हमारे अक्ष के सापेक्ष, अक्ष के साथ जो कक्षक होते हैं उनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, इसलिए वो बेरी सेंटर का मतलब है ये कक्षकों की जो ऊर्जा होती है वो कक्षकों की ऊर्जा ये रहनी चाहिए। लेकिन ये कक्षक जो है वो 2 भागों में बट गए, एक कक्षक की ऊर्जा हो गई ज़्यादा सेट की, और दूसरा सेट जो है उसकी ऊर्जा हो गई कम, क्योंकि ये तो क्या है, ये अक्ष से दूर है, 2 अक्षों के मध्य है, और ये हमारे क्या है, अक्ष के साथ साथ है। तो अब इनकी ऊर्जा जो है वो बेरी सेंटर से एक की ज़्यादा और एक की कम हो गई। कम कितनी हुई है, यहाँ जो ऊर्जा होती है वो 1 डी डेल्टा ओ की होती है, यानी ये जो है वो किसकी बराबर है, 1 डेल्टा ओ, अर्थात 1 ऊर्जा अंतराल का जो मान है वो 1 डेल्टा ओ के बराबर है। और ये डी क्यू में कितना होता है, ये 10 डी क्यू के होता है। तो बेरी सेंटर से जो ऊर्जा में कमी कितनी हो गई, कमी हुई है 2/5 की। जो 2 कक्षक थे वो 2 भागों में बट गए, एक में 2/5 की कमी हो गई। 2/5 में 5 में जब 2 में 5 का भाग देंगे तो आंसर आएगा कुछ 0.4 डेल्टा ओ। ओ का मतलब होता है ऑक्टाहीड्रल, अर्थात ऑक्टाहीड्रल की कक्षकों की ऊर्जा में कमी, माइनस जो है वो कमी दिखाती है। यह बराबर किसके होती है, 4 डी क्यू के। बेरी सेंटर से इसमें जो है वो ज़्यादा ऊर्जा के कक्षक हो जाते हैं तो ऊंचे चले जाते हैं, और ऊंचे कितने चले गए, ये 3/5, अर्थात जो 5 कक्षकों की जो ऊर्जा थी 5, वो 3 भाग में 3/2 में और 2/5 में बट गई। तो जब 3/2 में बटेगी, डेल्टा ओ का अंतराल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0.6 डेल्टा ओ, अर्थात डिफरेंस, ऊर्जा डिफरेंस बिटवीन ऑक्टाहीड्रल के कक्षकों में जो विपाटन हुआ है उसके बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो इस तरीके से दिखाया जाता है। यह बराबर किसके हो जाएगा, 6 डी क्यू के, क्योंकि हम जब इसमें भाग देंगे तो वो 6 के बार बराबर निकल के आएगा डी क्यू में। ठीक है, तो अब क्या हुए, ये जो सेट है वो हो गया निम्न ऊर्जा का, ये सेट जो है वो हो गया उच्च ऊर्जा का। ठीक है, अब आगे क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, इसकी थ्योरी ये है कि जब केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक के प्रति लिगेंडों का जब आकर्षण होता है तो उनके लिगेंड के कक्षक जिसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, और केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक जिसमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, वो तो केंद्रीय धातु आयन के नाम और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अंत में उनकी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ये दर्शाया जाएगा। तो उनके बीच जो है प्रतिकर्षण होता है, तो प्रतिकर्षण होने से कक्षक जो है वो 2 समुच्चय में बढ़ जाते हैं, जिसमें एक समुच्चय की ऊर्जा कम, जिसे हम क्या कहते हैं, T2G कक्षक कहते हैं, जिसमें 3 कक्षक आते हैं, DXY, YZ, ZX, जो अक्ष के दूर होते हैं। और दूसरा सेट जो है वो उच्च ऊर्जा का हो जाता है, जिसके कक्षक जो है डी कक्षक वो अक्ष के सापेक्ष होते हैं, अक्ष के मार्ग में होते हैं, अक्ष की दिशा में होते हैं, अक्ष के साथ होते हैं।
तो उनमें उच्च प्रतिकर्षण होने से वो बैरी सेंटर से ज़्यादा ऊर्जा वाले हो जाते हैं। तो ये दो समस्या में बट गए। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अष्टफलकीय संकुल में डी कक्षकों, केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षकों में विपाटन, जो कि लिगेंड के एकांकी इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से ऐसी घटना उत्पन्न होती है। तो ये हमारा चित्र, और चित्र के साथ साथ ये हमारी थ्योरी जो है वो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद क्या है, हम इसी में डी कक्षकों का जो है विपाटन जो है वो हम आपको, विपाटन तो बता दिया, इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो फिलिंग होगी वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो रहा है। और कहाँ यहाँ प्रबल लिगेंड आएंगे, कहाँ दुर्बल लिगेंड इसमें प्रभाव चित्र दिखाएंगे, और कौन से डी संक्रमण होगा, और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग क्या होगी, जो हमारे डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्मन की क्रिया करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी चर्चा हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखें, समझें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, यह आपसे हमारा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।